We have learned yesterday cell structure and functions, and we have studied about the discovery of cell, and we knew what is cell, who termed the cell, who coined the term cell. And now we will study further and know the various types of cells and functions and the component of cell. So carry on this video and watch the video till the end. तो फ्रेंड्स, कल तक हम लोगों ने देखा था कि सेल क्या होता है, और सेल मतलब सेल का क्या क्या कंपोनेंट होता है, और सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था, और सेल का खोज कौन किया था। ये सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे कि सेल में क्या क्या कंपोनेंट होता है, और सेल के अंदर क्या क्या होता है, उसका क्या क्या काम होता है, और भी बहुत सारे कुछ देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आज हम लोगों को पढ़ाई करना है। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स। हम लोगों को पता है कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों को पता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. हर ऑर्गन अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन का, एसिमिलेशन का और एब्जॉर्प्शन का। एसिमिलेशन यानी कि जो जूसेस होते हैं, सीक्रेट होते हैं, उनसे जो काम होता है उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। और डाइजेशन यानी फूड का सिंपलर कंपाउंड में बढ़ जाना। एब्जॉर्प्शन यानी एनर्जी कंस्टिट्यूट करना। ये सारा जो फंक्शन होता है अलग अलग ऑर्गन साथ में मिलकर करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। और इसी तरीका से प्लांट में भी अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं वो भी अलग अलग फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम रूट करता है, और मिनरल्स को भी। लीव्स, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि लीफ जो होता है वो फूड बनाने में मदद करता है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज। और हर स्मॉलर पार्ट यानी सेल का ग्रुप जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है और जिसका ओरिजिनेट एक स्पेसिफिक जगह से हुआ है, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। सो व्हाट इज टिश्यू? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। देन Pahili realized that an organ is made up of tissue which in turn are made up of cells. पहली को ऐसा लगता है कि हर ऑर्गन टिश्यू से बना है और हर टिश्यू सेल का ग्रुप से बना है। द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी कि हम लोगों को अब पता चल गया है कि जो सेल होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। पार्ट ऑफ सेल। अब सेल की कंपोनेंट को देखने का बारी आ गया है, जिसमें सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। What is cell membrane? The basic component of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. जो बेसिक, एकदम बेसिक जो कंपोनेंट होता है सेल का, वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं सेल के, लेकिन एक बेसिक यूनिट सेल मेम्ब्रेन का होता है, साइटोप्लाज्म का होता है और न्यूक्लियस का होता है। वी विल स्टडी अबाउट दिस कंपोनेंट वन बाय वन। Okay, let us first know about the cytoplasm. What is cytoplasm and what is cell membrane? Cell membrane is the boundary, is the perimeter of the cell. Okay, यदि ये सेल है तो इसका जो बाउंड्री है, इसका सबसे किनारे किनारे में जो बाउंड्री है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सारे के सारे साइटोप्लाज्म और भी बाकी कंपोनेंट को बाउंड्री के अंदर रखता है और सेल को एक स्ट्रक्चर देता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. सारे के सारे कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन के मदद से घिरे होते हैं, वो उसको घेरने का काम करता है। ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक इंपॉर्टेंट बात, द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम।
Do you know what is the specific function? What is the another specific function of the cell membrane? Is to separate the cells from one another and also the cell from the surrounding medium. Okay, for example, this is the two cell. Then how can two cell be separated from one another? So the cell membrane helps to separate from one another and also the cell from the surrounding medium. So it is most important function to perform to separate from one another cell. Okay, and also the cell from the surrounding medium. Now we will study further about the cell membrane. प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा उसी की मदद से सेल मेम्ब्रेन बनता है. The plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो अंदर का कंपोनेंट को बाहर भी आने में मदद करता है और बाहर का कंपोनेंट को अंदर आने में भी. अब ये हम लोग इसके बारे में और भी अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और एक इंपॉर्टेंट नॉलेज ले लेते हैं. द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. क्या आपको पता है प्लांट सेल में एक और लेयर होता है, एक और लेयर जिसको कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं. बट एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है. एनिमल सेल में एक ही लेयर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन का होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्रोटेक्टिव लेयर भी होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं. क्योंकि प्लांट्स बाहर होते हैं, धूप में होते हैं, बरसात में होते हैं, तो इस कारण उनको एक और प्रोटेक्टिव लेयर का जरूरत होता है. तो इसीलिए नेचर ने उनको एक और लेयर दिया है जिसको कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं. द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल दैट द एनिमल सेल हैव only one layer of the cell, that is called the plasma membrane, but the plant cell has the extra layer of the protective layer that is known as the cell wall. Okay, why? Because cell wall helps the plants to protect the cells from the external influence like sun, like water, like extra wind, excessive wind. All of these factors can damage the cell. So in order to protect the internal parts of the cell, the nature has given plant cell a new layer of the protective layer that is known as the cell wall. Now the central dense round body in the center is called the nucleus. If you are going to absorb the cell through a microscope, then you will observe that a central dense round body in the center is found, that is known as the nucleus. Nucleus is very important in order to perform the all living structure, all living function of the cell. Why? Because the nucleus contains the nucleus liquid. As we know that the nucleus membrane has the small fine pores inside the boundary, so what happens inside the liquid can goes to the another part and mixed with the cytoplasm. Okay, so ये जो cytoplasm जब सेल मेम्ब्रेन के लिक्विड से मिलता है तो एक नया लिक्विड को बनाता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. यानी न्यूक्लियस के अंदर एक अलग लिक्विड होता है और सेल के अंदर एक अलग लिक्विड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस लिक्विड और साइटोप्लाज्म जब मिलता है तो एक अनदर लिक्विड बनाता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. और ये प्रोटोप्लाज्म हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट, द जेली लाइक सब्सटेंस that is found inside the cell membrane is known as the साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसका मदद से सेल का सारा लिविंग फंक्शन का परफॉर्म होता है. अब सेल वॉल के बारे में हम लोग तो जान ही लिए हैं. सेल वॉल एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है. You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is another thick layer in cells or plants called cell wall. Okay, this additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protection. इसका extra function यही होता है कि ये plant को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से. प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक
मॉइस्चर एक्सेट्रा। प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बाहर में रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक्स्ट्रा टेम्परेचर हो जाता है, हाई विंड हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी कभी कभी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि एक्स्ट्रा फंक्शन चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए सेल वॉल होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट यदि हम लोग गौर करें, दे आर एक्सपोज्ड टू दोज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते हैं। सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडिस्कैनिया, एल्डिया और रोहियो। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन। सेल जो होता है उसको एब्जॉर्व किया जा सकता है। एक पील, एक छिलका, पील यानी छिलका, एक पत्ता का छिलका को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे तो सेल को बहुत ही बढ़िया से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जैसे कि रोहियो, एलोडिया एंड ट्रेडेस्कैंटिया। ट्रेडेस्कैंटिया एक ऐसा पत्ता होता है, और इलोडिया और रोहियो एक ऐसा पत्ता होता है जिसमें आप सेल को बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ केस ऑफ अनियन। हम लोग अनियन को भी बहुत अच्छे तरीके से, अनियन का स्लाइड को भी अच्छा से यदि हम लोग स्टेन कर दिया जाए तो हम लोग सेल को बड़े आसानी से कर सकते हैं प्रिजर्व, और उसको हम लोग एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर और आगे क्या बताया जा रहा है। एक्टिविटी हम लोग अलग अलग क्लास के वीडियोस में करेंगे। एक्टिविटी हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये सेल जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। जो कि सेल के अंदर लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और इसके अंदर जो छोटा सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, it is the jelly like substance present between the cell membrane and the nucleus। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है और न्यूक्लियस के अंदर में होता है। न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसी के बाहर में इसको घेरा घेरा साइटोप्लाज्म रहता है जो कि एक जेली लाइक लिक्विड होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। आपको बता दें कि इसके अंदर और भी सारा कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था लाइसोसोम, राइबोसोम और भी बहुत कुछ, और सारे के सारे कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। These are mitochondria, Golgi body, ribosome, etc. You will learn about them in later classes। हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बस तीन कंपोनेंट को पढ़ना है बड़े आसानी से, जो कि है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और न्यूक्लियस। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं जीन। व्हाट इज जीन? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन जो होता है एक हेरिडिटी का यूनिट होता है, यानी कि यदि माता पिता का पहचान बच्चों पर जाता है तो वो जीन की मदद से ही जाता है। इन कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बच्चों को पहुंचाने के लिए जो भी मतलब क्वालिटी होता है बच्चों में डालने के लिए जीन का यूज होता है। जीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। यानी जीन का ऐसा फंक्शन होता है कि वो अपने कुछ क्वालिटी यानी पेरेंट्स की कुछ क्वालिटी को अपने बच्चों पे भेजते हैं। इफ यू फादर हैज ब्राउन आईज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। ऐसा होता है कि कुछ क्वालिटी अपने पेरेंट्स का हम लोगों के अंदर भी आ जाता है, ये होता है जीन के कारण ही। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आपके पिता का ब्राउन आईज है तो मे बी कि आपके भी ब्राउन आईज हो, मे बी हो सकता है। इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर, यदि आपकी मम्मी के कर्ली हेयर है, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर, तो आपके पास भी कर्ली हेयर हो सकता है। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स। और किसी तरीका से भी जीन का मतलब फंक्शन होता है कि वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ऑफस्प्रिंग्स में भेजे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके फंक्शन को समझने के लिए। अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इसे। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो लिविंग सेल हो, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट न्यूक्लियस का होता है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंट्रल ऑफ द सेल। जनरली यदि बात करें जनरली तो ये किसी भी सेल के
बीचों बीच होता है और ये स्फेरिकल यानी गोल होता है and it can be stained and seen easily with the help of a microscope। यदि आपको सेल को देखना है तो कैसे देखिएगा, आपको किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल लेना है, उसके बाद उसको अच्छे से स्टेन कर लेना है और उसके बाद माइक्रोस्कोप से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होते हैं एक बाउंड्री के जरिए, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यदि ये एक सेल है, जैसे ये एक सेल है तो यहाँ पर एक मतलब न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो होता है सेपरेट होता है इस बाउंड्री से, जैसा कि आप देख सकते हैं बाउंड्री है, यही बाउंड्री से न्यूक्लियस सेपरेट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो साइटोप्लाज्म है उसी से सेपरेट होता है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रोटेक्ट्स एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। यही बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होती है, जिसको न्यूक्लियस लिक्विड कहा जाता है, ये न्यूक्लियस लिक्विड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से जाकर मिल जाते हैं। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus। यानी न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉलर स्फेरिकल, जैसे ये न्यूक्लियस है मैंने बनाया, अब इसके अंदर क्या होता है, छोटा छोटा स्मॉल बॉडी मल्टीपल हो सकते हैं या फिर यूनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ये स्मॉल स्फेरिकल बॉडी आपको मिलेंगे जिसको कि हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इससे भी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। क्या आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर और भी छोटा छोटा, जैसे ये न्यूक्लियस है इसके अंदर छोटा छोटा रस्सी के जैसा रस्सी नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको पता है क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। याद रखिएगा, व्हाट इज क्रोमोसोम? न्यूक्लियस कंटेन्स thread-like structures। Nucleus contains thread-like structures that is known as the chromosomes। ओके, अब यहां ध्यान समझिएगा, क्रोमोसोम के अंदर और स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर जीन पाया जाता है, जीन्स एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और ये जीन क्या करता है, जीन के फंक्शन को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने माता पिता की कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों पर ट्रांसफर करता है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। पता है हम लोग क्रोमोसोम को कब देख सकते हैं, जब सेल का डिवीजन होता है। सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जो कि होना ही चाहिए। जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो सेल डिवाइड ही होकर वो ऑर्गेनिज्म बनता है। आपको पता है सेल में एक ऐसा क्वालिटी होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो खुद ब खुद सेल को डिवाइड करते हैं। जैसे एक सेल है तो वो अपने आप डिवाइड होकर दो सेल में बढ़ जाएंगे, जैसे ये डिवाइड हुए तो दो सेल में बन गए, फिर ये सेल फर्दर डिवाइड होंगे, फिर ये सेल फर्दर डिवाइड होंगे। इस तरीका से बिलियंस ऑफ बिलियन सेल हमारे बॉडी पर बनते रहते हैं एनी टाइम। Nucleus, in addition to its role in the inheritance, acts as control center of the activities of the cell। न्यूक्लियस के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो इनहेरिटेंस, जो भी मतलब फंक्शन होता है पेरेंट्स का, वो जो ऑफस्प्रिंग्स में जाता है, वो इस सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। द सेंटर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। और जो पूरा पार्ट होता है एक लिविंग होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। It includes the cytoplasm and the nucleus। Protoplasm is called the living substance of the cell। आपको पता है जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस लिक्विड से मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाता है, और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है सेल का। ये बात ध्यान से रखिएगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा इस बार, इसलिए आपको ध्यान से चैप्टर को समझना है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए। अब आते सबसे पहले यहाँ पर व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स। ध्यान समझिएगा, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका
जो सेल होता है बहुत सारा होता है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बिलियंस ऑफ बिलियन सेल पाए जाते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे मैन, ह्यूमन बीइंग्स, इसके अलावा डॉग, कैट, एनिमल्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन क्या आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो उतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, उतना अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कर पाते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। खास बात तो ये भी है कि ये न्यूक्लियस है जिसको घेरने के लिए कोई बाउंड्री नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इसमें होता ही नहीं है। किसमें? द सेल्स हैविंग, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इसके अंदर जो भी मटेरियल रहता है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल्स को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव यानी पुराने जमाने का, यानी कि इससे पहले जो सेल होते थे हमारे बॉडीज में वो प्रिमिटिव हुआ करते थे, सबसे पहले प्रिमिटिव हुआ करते थे बैक्टीरिया के सेल में, और इसको कहते हैं प्रिमिटिव। और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें कि सेल जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। एग्जाम्पल के को देखे तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इसके अलावा वैसे सेल जिसमें कि एकदम ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी एकदम अच्छे तरीके से पाया जाता है, डिजाइनदार पाया जाता है, और सारे के सारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, ये सब कुछ होता है, उसको लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ध्यान से समझिएगा, हर ऑर्गेनिज्म जिसमें कि यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है उसको कहते हैं यूकैरियोट्स। यूट्रू मतलब होता है, यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी यू मतलब ट्रू, यानी कि जिसमें ट्रू सेल होते हैं, ट्रू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें पूरा का पूरा जो सेल होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक एनिमल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक एनिमल क्या होते हैं। आप ध्यान से इन सारी चीजों को समझा कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि फॉलोइंग में कौन से जो क्रिएचर है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है, बार बार आप इस वीडियो को समझिए। अब आते हैं लोग वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? जब आप अनियन सेल को एब्जॉर्ब कीजिएगा माइक्रोस्कोप से तो आप नोटिस कीजिएगा कि उस स्ट्रक्चर में छोटे छोटे खाली खाली स्ट्रक्चर बने हैं। जैसे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आपको खाली खाली स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको पता है इसको वैक्यूल कहा जाता है। ये एक हो सकता है या फिर इतना बड़ा हो सकता है जितना कि अनियन हो, यानी एक है मतलब छोटा छोटा तो बहुत सारा होगा, यदि बड़ा है तो सिर्फ एक होगा। जैसे कि चिक सेल्स में भी छोटा छोटा वैक्यूल्स होता है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है यदि आप प्लांट सेल लेते हैं तो आपको एक बड़ा सा वैक्यूल देखने में मिलेगा, यदि आप एनिमल सेल लेते हैं तो आपको छोटा छोटा वैक्यूल देखने को मिलेगा लेकिन बहुत सारा होगा। वैक्यूल जो होता है वो एनिमल में बहुत छोटा छोटा होता है, जबकि प्लांट में बहुत बड़ा बड़ा होता है लेकिन एक ही होता है। यू माइट हैव नोटेड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ द ट्रेडिन स्कैंटियालिस। आप जब पत्तों को एब्जॉर्ब किए होंगे तो आपको बहुत कुछ दिखा होगा, उसमें बहुत छोटा छोटा सेवरल कलर्ड बॉडीज आपको मिला होगा। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। ये पत्ता में एकदम बिखरा हुआ रहता है, यहाँ वहां रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। जी हाँ, इसको प्लास्टिड्स कहा जाता है। ये कलरफुल बॉडीज होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट, उसमें से किसी में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल तो आप सुने ही होंगे, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स, और जो कि
कलरफुल होते हैं लेकिन ग्रीन कलर होते हैं उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी वैसे प्लास्टिड जो कि ग्रीन कलर के होते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और वैसे जो ग्रीन कलर के होते हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ, ये लीफ को ग्रीन बनाते हैं। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको तो ये मालूम होगा ही कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अब आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को कंपेयर करने के लिए, दोनों में क्या सर्टेन डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप रिकॉल कीजिए एक बार कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है यदि हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही कुछ अंतर बताया था। क्या अंतर बताया तो एक बार अच्छे से याद कीजिए कि एनिमल सेल में सिर्फ एक लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन का, लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेल वॉल। सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था कि एनिमल जो सेल होता है उसमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, प्लास्टिक नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में पाया जाता है। मैंने आपको ये बताया था। ये हो गया नंबर 2 डिफरेंस। नंबर 3 डिफरेंस क्या होता है? नंबर 3 डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था कि जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में वो बड़े बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। ये 3 बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था। चलिए ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले आपको मालूम चल ही गया होगा कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज के बारे में। ये डायग्राम आप अच्छा से देखिए, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यहाँ पर यदि हम लोग इस डायग्राम को एब्जॉर्ब करें तो आप देख सकते हैं वैक्यूल एनिमल सेल में कितना छोटा छोटा है, देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारा है। लेकिन वहीं प्लांट सेल में वैक्यूल को देखिए कितना बड़ा, लेकिन एक है बस। ये वैक्यूल है, ये जो व्हाइट आपको पार्ट दिख रहा है ये वैक्यूल है जो कि बहुत सारा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वैक्यूल छोटा छोटा है लेकिन बहुत सारा है, और प्लांट में सिर्फ एक है। ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, यहाँ आप देख सकते हैं बस एक ही लेयर है सेल मेम्ब्रेन का, यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन है लेकिन और एक लेयर है जिसको कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं। दूसरा डिफरेंस हो गया। अब तीसरा डिफरेंस आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट आपको दिख गया, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट तो है ही नहीं, यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है। हम लोग क्या हरे होते हैं? नहीं, जानवर तो हरे होते ही नहीं है, तो इसलिए उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और हम लोग फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट का जरूरत भी नहीं है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस हो गया हम लोगों का न्यूक्लियस का। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है यहाँ पर सेंट्रल में नहीं है बल्कि बगल में है, लेकिन प्लांट सेल में, एनिमल सेल में पूरे बीचों बीच है न्यूक्लियस। ये होता है कुछ बेसिक डिफरेंस। इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को कर दिया है कंप्लीट। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और बाकी सब कुछ देखेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिए, और हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं एक एक बार में एक एक चैप्टर कंप्लीट कर देता हूं जो कि काफी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो मालूम है आपको क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।